अब आपके मन में एक सवाल आ रहा था, आपके मन में एक सवाल आएगा कि 1905 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है। जी हां, बिल्कुल महत्वपूर्ण है 1905 का। 1905 के अधिवेशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर 1905 के अधिवेशन का स्थान क्या था। तो इसका स्थान कहां था भाई? तो इसका स्थान साथियों बनारस हुआ करता था, बनारस। साथ ही साथ जब हम अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके साथ ही साथ हम जब अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष गांधी के गुरु, जिन्हें आप कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें आप क्या कहते हैं दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु भी थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी गोखले ने की थी। अब सवाल ये उठता है कि अधिवेशन के तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, जिन तथ्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस अधिवेशन के तथ्य क्या हैं? इस अधिवेशन के तथ्य क्या हैं, उन तथ्यों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहला तथ्य देखते हैं। सबसे पहला साथियों यह तथ्य यह है, सबसे पहला तथ्य यह है मेरे दोस्तों, बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के बाद भारतीय जनमानस गुस्सा था। हम पढ़ाएंगे आगे बंगाल विभाजन जब फिर से शुरू करेंगे। लेकिन बंगाल का जब विभाजन हुआ तो भारतीय जनमानस में काफी ज्यादा गुस्सा था और जब कांग्रेस के नेता जुटे तो कांग्रेस के नेता भी इस बंगाल विभाजन से काफी ज्यादा नाराज थे। वैसी परिस्थिति में कांग्रेस की जब यह बैठक होती है तो कांग्रेस की इस बैठक में बंगाल विभाजन के खिलाफ आवाज उठती है और उसके विरोध में, उसके निंदा के रूप में यहां पर प्रस्ताव पारित किया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वो कौन सा अधिवेशन था जहां पर बंगाल विभाजन के विरोध में या बंगाल विभाजन के निंदा के रूप में प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आप क्या कहेंगे? 1905 का बंगाल विभाजन। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं वो है बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ। और इस प्रस्ताव को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? वो कौन व्यक्ति था जो काफी ज्यादा एक्टिव था, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप उस नाम को जान लीजिए। वो कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हुआ करते थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हुआ करते थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वो व्यक्ति थे जो बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव को काफी ज्यादा आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी बात अगर हम यहां से करें दोस्तों, अगर हम दूसरी बात करें, सेकंड पॉइंट यहां से ले, तो ये अधिवेशन एक और मायनों में महत्वपूर्ण था। इस अधिवेशन में महत्वपूर्णता ये थी कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा था और भारत के नेता अब कहने लगे कि अब हम तुम्हारी सुनने को तैयार नहीं है, अब तुम लोग भारत को स्वतंत्र करो। सारे नेता ये कहने लगे कि अब हम तुम्हारी सुनने को तैयार नहीं है, भारत को आप स्वतंत्र कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर आप पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं तो भारत में स्वशासन दीजिए, जिस प्रकार से आपने ऑस्ट्रेलिया को स्वशासन दे रखा है, जिस प्रकार से आपने कनाडा को स्वशासन दे रखा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लोग अपने देशों पर शासन कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप भारत के अंदर में भी व्यवस्था कीजिए कि भारत पर अंग्रेजों का शासन नहीं चलेगा। ठीक है, हम आपके गुलाम हैं, आपकी महारानी हमारी नेता रहेंगी, लेकिन भारत के अंदर में भारत के लोग ही भारत पर शासन करेंगे। और इसीलिए एग्जाम में बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग यहां पर की गई थी। इस बात को देखिएगा। तो अगला जो हम पॉइंट यहां लिख सकते हैं कि गोखले ने, गोखले का मतलब क्या हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा के तर्ज पर, ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा के तर्ज पर, ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा के तर्ज पर भारत में स्वशासन की, भारत में स्वशासन की मांग की कि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में स्वशासन है उस प्रकार से आप भारत में भी स्वशासन दीजिए। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि भारत के नेताओं ने भारत के जनमानस से अहिंसक रहने का मंच से आह्वान, क्योंकि भारत में बंगाल का विभाजन हुआ, लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू होगा। तो इसीलिए गोखले ने यहां पर लोगों से आह्वान किया, क्या आह्वान किया? कि आप अहिंसक रहें। क्या आह्वान किया? आप अहिंसक रहें। सर बीच वाला अधिवेशन नहीं पढ़ाएंगे। देखिए बीच वाले अधिवेशन की जब हम बात करेंगे ना, सुनिए समझिए, जैसे ऐसा नहीं है कि 1901 के बाद 1902 में अधिवेशन नहीं हुआ, 1903 में अधिवेशन नहीं हुआ, 1904 में अधिवेशन नहीं हुआ, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका महत्व नहीं है। तो झूठ मूठ के समय जाए कहीं नहीं, इतना जो हम पढ़ा रहे हैं इतना कहीं नहीं पढ़ाते हैं लोग। मैं फिर भी छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर कर लेता हूं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको जब नोट्स मिलेगा तो वहां हम लोग इसको मेंशन करा देंगे, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उसी इंपॉर्टेंट अधिवेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अधिवेशन नहीं हो रहे हैं, अधिवेशन हो रहे हैं, लगातार अधिवेशन हो रहे हैं, लेकिन वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम लोग उसको कवर नहीं कर रहे हैं। तीसरा देखिए, तीसरा समझिए, तीसरा क्या है कि गोखले ने ऑस्ट्रेलिया, तीसरा मैंने कहा कि मंच से अहिंसक रहने का, मंच से अहिंसक रहने का आह्वान किया गया। मतलब लोगों को डर था कि भाई भारत में समस्याएं हो सकती हैं। चौथा, गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जानते हैं यहां पर एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया, हम लोग क्या लिखते हैं? गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कई बार एग्जाम में पूछता है कि कब किया भाई सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई। किसने किया? तो गोखले ने किया। लेकिन सवाल उठता है कि इस बार एग्जाम में गच्चा दे दिया और उसने, जानते हैं, इसका हिंदी में नाम लिख दिया, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भारतीय सेवक संघ। क्या कहते हैं? भारतीय सेवक संघ। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए थे, इसलिए आप आगे से इसका ध्यान रखें। ये एक ऐसा संगठन था जो भारत की सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने में मदद करता था और भारत की सामाजिक समस्याओं का निराकरण के लिए बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, गोखले कौन थे? तो आप जानते ही हैं कि गोखले माई गुरु पुस्तक का भी नाम है, और गोखले जो है महात्मा गांधी के कौन है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। महात्मा गांधी के कौन है ये? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। तो एग्जाम में जब भी पूछे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी कौन है, तो भैया कोई और नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अच्छा, इनके गुरु कौन है? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस व्यक्ति का गुरु कौन है। मान लीजिए ये तो गुरु है इनके, तो इनके गुरु कौन है? ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गया कि गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। पांचवा पॉइंट भी यहां जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोखले इतने ज्यादा विरोध के स्वर को ऊंचा कर रहे थे कि इन्हें जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, कैसे भी बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, कहते हैं विपक्ष का नेता, तो उसी प्रकार से गोखले को एक टाइटल दिया गया और कहा गया कि गोखले जी आप विपक्ष के नेता हैं। तो यहां पर गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि मिली। गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि मिली, गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि मिली। छठा जो है, इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया गया, हालांकि वो प्रस्ताव पूर्ण सहमति से पारित नहीं हो पाया था।
ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं जो परीक्षा के लिए काफी ज्यादा 5 पॉइंट है जो महत्वपूर्ण रखते हैं, यहां से इससे बाहर सवाल नहीं आ सकता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि 1905 में ये बनारस हुआ था, कई बार पूछता है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अगले अधिवेशन की ओर बढ़ते हैं। 1905 के बाद अगला अधिवेशन और भी महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं 1906 का अधिवेशन, 1906। सबसे पहले तो स्थान समझेंगे, तो आप याद करिए, स्थान में मैंने आपको याद पहले ही करा रखा है, इसका स्थान क्या है, कलकत्ता है। और अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अब समझिए जरा, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष हैं। अब समझिए जरा, तथ्यों की बात कर लेते हैं। अगर तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला तथ्य, आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता वाला ये अंतिम अधिवेशन था। इसके बाद दादा भाई नौरोजी कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। तो अंतिम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता नौरोजी ने की, अंतिम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता नौरोजी ने। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है जो परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो मामला क्या है, वो मामला है कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। अब विवाद क्या था समझिए। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वहां दो गुट का उदय हुआ। एक जो पुराना गुट था, जिसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, उदारवादी, जो अनुनय विनय, उदारवादी गुट या उदारवादी वर्ग लिख लीजिए। ये वो वर्ग था जो कांग्रेस के शुरुआती नेतृत्व को कर रहा था, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये सब जो पुराने नेता हैं, दिनसाई डुल्ली वाचा, फिरोज शाह मेहता, ये सब नेताओं का ये नेतृत्व था। और एक युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी, बाल लाल पाल वाली, युवा वर्ग जो है बाल लाल पाल वाली, जिसे आप आगे चल के क्या कहते हैं, तो जिसे आप आगे चल के उग्र राष्ट्रवादी कहते हैं। एक पूछ रही है सर आज आप ब्लेजर क्यों नहीं पहने? एक्चुअली इस स्टूडियो का ना एसी पूरी तरह से खराब हो गया है, अब एसी नहीं चल रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ब्लेजर का हाल क्या होगा, इसलिए नहीं पहना है ना। ठीक है, अब सुनिए, अब जब दोनों में अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो गया, क्यों भाई? क्योंकि ये जो उदारवादी था, ये चाहता था कि डॉक्टर रास बिहारी जो है अध्यक्ष बने, ये चाहता था कि डॉक्टर रास बिहारी अध्यक्ष बने। जो था ये वर्ग चाहता था कि तिलक अध्यक्ष बने, मतलब गर्म खून का व्यक्ति था। हालांकि तिलक स्वयं अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, तिलक चाहते थे कि भाई लाला लाजपत बने, और लाला लाजपत कहता था नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, हम चाहते हैं कि बिपिन चंद्र पॉल बने। कहने का तात्पर्य कैसा था कि ना तुम खाओ ना, पहले तुम खा लो। मान लीजिए कि आपकी कोई महिला मित्र है, मान लीजिए कि लड़का है सोनू नाम का, सोनू पहली बार डेट पर गया है, तो वहां पिंकी मिल गई। पिंकी को देखा कि पिंकी अपनी दो सहेलियों के साथ आई है, एक का नाम मीना, एक का नाम टीना। तो पिंकी को जब सोनू देगा तो सोनू कहेगा पिंकी जी आप लीजिए, पिंकी लो 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 लो, टीना लो तुम, टीना मीना लो तुम, मतलब एक दूसरे को पास करने लगते हैं। तो वैसे ही जब इनको कहा गया तिलक को, तो तिलक ने कहा कि ना लाला लाजपत राय बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा ना कोई दिक्कत नहीं, बिपिन चंद्र पॉल को ही बना दीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो था ही, हालांकि इन तीनों ने बनने से इनकार कर दिया। जब विवाद होने लगा इनके बीच में, बेहतरीन जब विवाद होने लगा अध्यक्ष पद को लेकर के, जब विवाद होने लगा तो इस विवाद का सुलझाना लेकर के आए कौन? भूपेंद्र नाथ बसु, कांग्रेस के बुजुर्ग नेता थे भूपेंद्र नाथ बसु। इन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है, तो लोगों ने बताया कि हम चाहते हैं कि मेरे लोग बने, ये चाहते हैं मेरे लोग बने। आज तक तो विवाद नहीं हुआ था। क्यों नहीं विवाद हुआ था? क्योंकि ये वर्ग था ही नहीं, ये वर्ग तो अभी नया नया उभर गया है, बंगाल का विभाजन हुआ है तो गुस्से में नए लोग ऊपर आए हैं। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में भूपेंद्र नाथ बसु ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया, बोला ना तेरा ना मेरा, और इन्होंने एक नाम सुझाया, और वो नाम क्या था? तो इन्होंने एक नाम सुझाया, और वो नाम कोई और नाम नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी का था। दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जो लड़कों के भाई और लड़कियों के भाई थे। उदारवादी समझते थे कि ये मेरी विचारधारा के हैं, और ये नया पीढ़ी समझता था कि मेरी विचारधारा के हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में भूपेंद्र नाथ बसु ने मध्यस्थता की और दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बना दिए गए। क्लियर है सबको? तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इस अधिवेशन में, पहला क्या था भाई? अंतिम अधिवेशन, जिसके अंतिम अधिवेशन में क्यों कह रहा हूं, अंतिम शब्द का मैंने प्रयोग क्यों किया है, आपको याद होगा, इसके बारे में हमने चर्चा किया था, CLC, याद है ना? सबसे पहले 1886 नौरोजी का कलकत्ता, 1893 नौरोजी लाहौर, और फिर 1906 कलकत्ता। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, CLC है। आगे बढ़ते हैं, ये तो दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, जैसे ही नौरोजी, दादा भाई नौरोजी बने तो उन्होंने रौद्र रूप धारी कर लिया। इन लोगों को लगता था कि इनकी बात को रखेंगे, और ये समझ रहे थे कि इनकी बात को रखेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। जब तीसरा पॉइंट आप देखिए, जब दादा भाई नौरोजी बने तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहले इसी अधिवेशन में पेश किया। स्वराज शब्द, या फिर चलिए लिख लीजिए, एग्जाम में पूछता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिवेशन में प्रयोग पहली बार हुआ। चौथा पॉइंट जो है, इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। कितने प्रस्ताव, जरा कमेंट करो भाई। 4 प्रस्ताव पारित किए। दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में कुल 4 प्रस्ताव पारित किए। 4 प्रस्ताव कुल यहां पर पारित किए गए। पहला जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव था स्वदेशी का। वो प्रस्ताव क्या था? स्वदेशी का, जिसे हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव था कि भाई अब हम लोगों को स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैला देना चाहिए। दूसरा बात था बहिष्कार आंदोलन का, बहिष्कार आंदोलन का। तीसरा जो था वो था राष्ट्रीय शिक्षा का, नेशनल एजुकेशन का। और चौथी बात जो थी वो था स्वराज का। ये 4 प्रस्ताव जो है इस अधिवेशन में पारित किए गए। मैं आपका ध्यान एक तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। अगर कोई बात कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हो रही है तो कांग्रेस क्या है भाई? कांग्रेस तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो अगर कोई बात कांग्रेस की मीटिंग, जैसे भी मोदी जी बीजेपी की मीटिंग बुलाते हैं और मोदी जी वहां कहते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे, तो जब बीजेपी की मीटिंग में या सरकार की मीटिंग में जब ये तय हो जाता है कि हम ये काम करेंगे, तो क्या वो काम सिर्फ बिहार में लागू होता है? नहीं ना, जब ये काम करेंगे तो पूरे भारत में लागू होता है। इसी प्रकार से जब भी कुछ भी कांग्रेस के अधिवेशन में कोई भी प्रस्ताव पारित हुआ तो वो प्रस्ताव कहां लागू होगा? संपूर्ण भारत में लागू होगा। यस और नो? तो ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ। एक दो बच्चा कह रहा है सर बहुत धीरे चल रहे हैं। भाई ये समस्या रोज आती है, ये यूट्यूब की क्लास नहीं है, यहाँ पे पढ़ाना होता है, यहाँ पे समझाना होता है, यहाँ पर याद कराना होता है। और यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब के अंदर में हम आपको सिर्फ बताते जाते हैं और आप सिर्फ सुनते जाते हैं, आपका रिवीजन होता है। यूट्यूब इज फॉर रिवीजन। और ये पेड बैच है मेरे दोस्त, इस पेड बैच के अंदर में धीरे धीरे चीजों को याद कराना होता है, समझिए मेरी बात को, समझाना होता है, इसलिए धीरे ही चलेगा, है ना?
ठीक है, अब आप समझिए, तो कोई भी अधिवेशन के अंदर में अगर ये प्रस्ताव पारित हो रहा है, मतलब ये कहां लागू होगा? अगर ये अधिवेशन में पारित हुआ तो ये अधिवेशन में अगर पारित हुआ तो ये कहां लागू होगा? ये संपूर्ण भारत में लागू होगा, होगा या नहीं होगा? यस और नो, जरा कमेंट करिए। ये कहां लागू होगा मेरे दोस्तों? संपूर्ण भारत में लागू होगा, यस और नो? संपूर्ण भारत में लागू होगा। और वैसी परिस्थिति के अंदर में मेरे दोस्तों, वैसी परिस्थिति के अंदर में जब ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ तो इस लागू होने के बाद उदारवादी नाराज हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, घबराओ मत। क्यों? क्योंकि उदारवादी नहीं चाहते थे कि ये पूरे भारत में लागू हो। वो चाहते थे कि भाई बंगाल का मामला है, बंगाल विभाजन के विरोध में ये स्वदेशी और बहिष्कार की बात हो रही है। तो उदारवादी क्यों नाराज थे? नाराजगी का कारण क्या था? नाराजगी का कारण बड़ा सिंपल सा था। नाराजगी का कारण बड़ा सिंपल सा था कि वे स्वदेशी और बंगाल बहिष्कार को, कि वे स्वदेशी और बहिष्कार को, स्वदेशी एवं बहिष्कार को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। और डिटेल में कहिएगा तो बता दूंगा। वो स्वदेशी और बंगाल बहिष्कार को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते हैं। क्यों? जानते हैं, ये जो बूढ़े बुजुर्ग नेता थे उदारवादी, को डर हो गया था। डर किस बात का? कि अगर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, क्यों? क्योंकि इन आंदोलनों का नेतृत्व नए नए नेता कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल पाल घोष कर रहे थे। तो उनको डर हो गया कि अगर ये आंदोलन पूरे भारत में हो गया और पूरे भारत की जनता अगर बाल लाल पाल घोष के साथ खड़ी हो गई, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज लगाने लगी, तो हमारा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, हमको सब भुला जाएगा। और भारत का नया नेता कौन बन जाएगा? भारत के अंदर में नया नेता हो जाएंगे बाल लाल पाल घोष। तो इन लोगों को लगा तो मेरे लिए खतरा है, अगर ये भारत भर में आंदोलन हो गया स्वदेशी और बहिष्कार, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में हमारा तो खतरा हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि हम होने ही नहीं देंगे। और वैसी परिस्थिति के अंदर में इन्होंने, ये लोग नाराज हुए, और नाराज होने का कारण भी मैंने आपको बता दिया कि स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, एग्जाम में यहां से दो चीजें पूछता है। पहला ये पूछेगा कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में? तो 1906 में। पूछेगा कि निम्न में से कौन चार प्रस्ताव नहीं था, और दे देगा स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज, और यहां पे बोल देगा राष्ट्रीय नियोजन। तो आपको चारों याद होना चाहिए। अगर चारों याद नहीं है तो आप पेपर में सवाल नहीं बना पाएंगे। क्लियर है ये बात सबको? अब समझिए, ये तो चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट एक और महत्वपूर्ण है। जानते हैं, एक बात जान के हंसी आएगी, जिसका आप नाम सुनते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। आपने नाम सुना होगा ना, काफी फेमस नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के प्रवर्तक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, एक पेशे से वकील थे, युवा लड़का थे, और शुरुआत के दौर में ये कांग्रेस के नेता थे। शुरुआत में ये कांग्रेसी थे। जब 1900 ईस्वी के अंदर में ये जब वकालत की पढ़ाई करके बॉम्बे लौटे, बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे थे, उस समय नजर पड़ी कांग्रेस के बड़े नेताओं की इन पर, और नौरोजी ने इनको बुलाया कि चलो इधर आओ, और नौरोजी ने इनको कांग्रेस ज्वाइन करवाया था शुरू में। तो याद रखिएगा साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना इसी अधिवेशन में पहली बार, मोहम्मद अली जिन्ना इसी अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के सेक्रेटरी के रूप में, सचिव, पहली बार दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी, सरकारी भी नहीं, निजी सचिव के रूप में शामिल हुए थे। एग्जाम में पूछता है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में पहली बार कब शामिल हुए? तो 1906 का अधिवेशन था, जहां पर दादा भाई नौरोजी के प्राइवेट से फाइल उठो भाई, फाइल लो जिन्ना, जिन्ना चाय लेके आओ। तो ये जो चाय लाना और फाइल ढोना और उनको असिस्ट करने का काम किसको? दादा भाई नौरोजी को। क्लियर है ये? कोई डाउट है यहां तक? एनी डाउट्स? नो सर। एक लड़की लिख रही है, सर बहुत जगह हिस्ट्री पढ़े, नामी लोगों से, लेकिन इतना मजा नहीं आया कहीं। देखिए, मजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीजें आपको क्लास में याद हो जाएं और फील हो, अंदर से अच्छा लगे। मेरी इच्छा होती है और मैं इसलिए ही प्रयास करता हूं कि आप सब लोगों को इतिहास धीरे धीरे ही समझ में आए, लेकिन जब एक बार पढ़ लें तो फिर गड़बड़ ना हो, है ना। और ज्यादा दिन नहीं लगेगा, हमको लगता है कि 25 क्लास 28 क्लास में आपका पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मॉडर्न पढ़ा दूंगा, नेशनल मूवमेंट पूरा में। ठीक है, तो इसलिए 25-28 क्लास धीरे धीरे ही करिए। बहुत लोग भगा के देखते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि भगा के मत करिए, धीरे धीरे करिए। थोड़ा समय लगता है और ज्यादा नहीं लगेगा, 28 क्लास बहुत है, मैक्स 30 क्लास तक ले जाएंगे, उससे ज्यादा क्लास नहीं लगेगा। ऐसे भी आज हमको लगता है कि लेक्चर नंबर 6 या 7 होगा, है ना। तो धीरे धीरे चलिए, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, अब चलिए, ये तो आपका कौन सा अधिवेशन था? 1906। अब आते हैं 1907 में। अगला अधिवेशन 1907 का है, 1907 का। अब 1907 के अधिवेशन में सबसे पहले स्थान की बात करेंगे, और फिर किसकी बात करते हैं? तो स्थान के साथ साथ हम अध्यक्ष की बात करते हैं। 1907 का स्थान जो है वो सूरत था, लेकिन ना यहाँ एक ग्लिच है। उसके नीचे आप लिख लीजिए, कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं। इसका प्रस्तावित स्थान, मतलब ये डिसाइडेड था कि नागपुर में होगा, लेकिन चूंकि नागपुर ना बाल लाल पाल का गढ़ था, तो बाल लाल पाल का विरोध कैसे करते हैं बूढ़े बुजुर्ग नेता, उदारवादी नेता, तो उन्होंने नागपुर में विरोध कर दिया कि नागपुर में नहीं होगा, और सूरत शिफ्ट करवा दिया। और सूरत जो था वो उदारवादियों का गढ़ था, मतलब बड़े बुजुर्ग नेताओं का गढ़ था, वहां उनके सपोर्टर्स थे बहुत सारे, तो इन्होंने नागपुर से सूरत शिफ्ट करवा लिया। ठीक है, अब आते हैं बात अध्यक्ष की। मुझे बताइए कि अगर उदारवादी है तो कौन बनेंगे? तो डॉक्टर रास बिहारी बोस बनेंगे, डॉक्टर रास बिहारी बनेंगे अध्यक्ष। अब जैसे ही ये अध्यक्ष बनेंगे ना, तो एक बवाल हो जाएगा। इसको थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं किसी चीज से, धीरे धीरे ही चलेंगे। तथ्य वो खेल हो गया यहाँ पे। क्या खेल हुआ, जरा समझना भाई। खेल ये हुआ कि जब ये अधिवेशन शुरू होने वाला था, रास बिहारी अध्यक्ष बने, तो वहां पर ना विवाद हो गया। विवाद क्या हुआ समझना, विवाद किस बात का लेकर के हो गया? विवाद हुआ कि जैसे ही ये मीटिंग शुरू होने वाली थी, मान लेते हैं कि ये बैठक है, हॉल है, इस हॉल में यहाँ पर दो लोग बैठे थे चेयरमैन पर, एक बैठे थे यहाँ पर रास बिहारी और दूसरे बैठे थे फिरोज शाह मेहता। ये कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं, जिस तरह अमित शाह कैसे मोदी जी के चाणक्य हैं, है ना, उसी प्रकार से ये चाणक्य कहे जाते हैं। और यहाँ पर कांग्रेस के नेता बैठे थे आगे में, जो कांग्रेस के मेंबर्स होते थे। ठीक है, और उसके बाद पीछे में ना लोकल जनता बैठती थी, ऐसे चारों तरफ गैलरी बना हुआ था और इधर चारों तरफ जनता बैठती थी। ऐसा ही बैठक होता था कांग्रेस का। ठीक है ना। अब हुआ क्या कि एक अफवाह उड़ गई, बैठक अभी शुरू होने से पहले ना एक अफवाह उड़ गई। और अफवाह क्या थी? अफवाह ये थी कि जो 1906 के अधिवेशन में, याद है ना, 4 प्रस्ताव पारित हुए थे, 4 प्रस्ताव। अफवाह किसी ने उड़ा दी कि ये चारों के चारों प्रस्ताव को ये लोग रद्द कर देंगे। क्या अफवाह उड़ गई? अफवाह ये उड़ गई कि रास बिहारी बोस जो है, जैसे ही अभी मीटिंग शुरू होगी तो ये 4 प्रस्ताव जो पिछले अधिवेशन में पारित हुआ है, जिसमें स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज है, इन चारों को क्या कर देंगे? रद्द कर देंगे। अब जैसे ही ये खबर उठी कि भाई चारों को रद्द कर दिया जाएगा, जो युवा पीढ़ी थी, जो उग्र राष्ट्रवादी था, वो गुस्सा गया। और इसी में से कुछ लोग कहते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि किसी ने पीछे से एकदम रिलैक्सो का और कुछ लोगों ने पैरागॉन का चप्पल जो है डायरेक्ट इन पर चला दिया और इनको चप्पल से चोट लग गई।
देखिए अमूमन ना मैं भी चाहता ना, अगर मुझे खिलाना होता तो मैं एक लाइन लिख देता। आपने सुना होगा कि नरम दल और गरम दल में टूट गया। जो लोग नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, बहुत सारे इसमें पुराने बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा। लोग डायरेक्टली लिखवा देते हैं कि नरम दल और गरम दल में कांग्रेस टूट गई, लेकिन कहानी क्या थी, क्यों टूटी नरम दल में, और टूटे ही क्यों कहेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। समझिए यहीं से टूटेगी नरम दल में, रीजन समझिए क्या है। पीछे से किसी ने इन पर चप्पल चला दिया, और जब पीछे से किसी ने इन पर चप्पल चलाया तो ये लोग नाराज होकर बोले कि बैठक ही नहीं होगा। इन्होंने चप्पल चलने के कारण क्या किया, इन्होंने चप्पल चलने के कारण क्या किया, इन्होंने बैठक को ही रद्द कर दिया, और बैठक हुई ही नहीं, बैठक ही रद्द कर दिया। और जब बैठक रद्द कर दिया तो इन्होंने एक घोषणा की, किसने, रास बिहारी ने घोषणा की। और बैठक रद्द करने के बाद घोषणा क्या की कि मार्च 1908 में, ध्यान दीजिएगा, मार्च 1908 में सभी उदारवादी, यहीं पर खेल हो गया, सभी उदारवादी नेता इलाहाबाद में बैठक में मिलेंगे। मतलब इन्होंने बोला कि बैठकें नहीं होगा, और जितने उदारवादी हैं, तो यहां पर क्या हो गया, उग्र राष्ट्रवादी को अलग कर दिया गया। और इन्होंने कहा कि जितने उदारवादी कहां मिलेंगे, इलाहाबाद में मिलेंगे। और तब जाकर मेरे दोस्तों, तब जाकर खेल समझिए, इतना आसान नहीं है। ठीक है, एक लाइन में टिक मार देते हैं हम लोग, टिक मारना अलग बात है, लेकिन इसको समझिए, इसको अगली स्लाइड पर ले लेता हूं। तब जाकर हम यहां कहते हैं कि कांग्रेस में टूट हो गई, और टूट क्या हुई, तो कांग्रेस बट गया, एक कौन सा, तो एक नरम दल और दूसरा गरम दल। मान लीजिए कि हम तुमको बुलाए भी नहीं करेंगे, भाई भाई लग लिए, ब्याह का मीटिंग हुआ, ब्याह में तुमको बोले तुमको आना ही नहीं है, तो तुमको नहीं आने का मतलब ही हो गया कि हम तुम लोग अलग हो गए, बिछड़ गए। अब ना रहे सनम हम तुम्हारे, तुम किसी और से ब्याह कर लेना, अब ना रहे सनम हम तुम्हारे, तुम किसी और से ब्याह कर लेना, मेरा जब मन करेगा तो हम भी किसी और से कर लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में जब इन्होंने कह दिया कि सिर्फ नरम दल के नेता साबित होंगे, तो ऑटोमेटिकली इसको कह दिया इतिहासकारों ने कि ये टूट है। अब जाकर हम लिखते हैं कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई। रुकिए, खत्म नहीं हुआ है, जब बात निकली है तो पूरी होगी। आप पढ़ नहीं आते हैं ससी के लिए। अब समझिए मामला क्या था। जब इन्होंने कहा कि मार्च में आना है भैया, तो मार्च आएगा ना, मार्च आया 1908। स्थान कहां रहेगा, तो स्थान रहेगा इलाहाबाद। और इस इलाहाबाद में क्या शुरू होगी, तो इस इलाहाबाद में साथियों बैठक होगी। इस बैठक के अंदर में अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष वही डॉक्टर रास बिहारी होंगे। और जब डॉक्टर रास बिहारी इसके अध्यक्ष होंगे तो यहां पर प्रस्ताव पेश होगा। और प्रस्ताव क्या पेश होगा, तो प्रस्ताव पेश होगा कि कांग्रेस का संविधान बनाना है। यहां पर प्रस्ताव पेश होगा कि कांग्रेस का, ये कलर नहीं दिखेगा, कांग्रेस का संविधान का निर्माण होगा। और तब जाकर बोला गया, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का तो अपना संविधान होता है, बीजेपी का भी अपना संविधान है, और तब जाके बोला गया कि भाई हम लोग अपना संविधान बनाएंगे। और जब इन्होंने संविधान बनाने की बात होगी तो 1908 का वार्षिक अधिवेशन होगा। 1908 में क्या होगा, तो 1908 में वार्षिक अधिवेशन होगा, दिसंबर महीने वाला। और उसी वार्षिक अधिवेशन की भी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के साथ मिलकर डॉक्टर रास बिहारी करेंगे। और उस वार्षिक अधिवेशन में मद्रास में यह अधिवेशन होगा। और इसी मद्रास में क्या होगा, तो यहां पर कांग्रेस का संविधान पारित होगा। कांग्रेस का संविधान बना के तैयार हो जाएगा 6 महीने में, और यहां पर कांग्रेस का संविधान पारित होगा। और जब पारित हुआ तो इसी संविधान का हवाला देकर सुनिए, इसी संविधान के तहत सभी उग्र राष्ट्रवादी या गरम दल कह लीजिए, गरम दल ही लिख देता हूं, सभी गरम दल या युवा वर्ग जो भी कह लीजिए, सभी गरम दल के नेता को, कांग्रेस से, सभी गरम दल के नेता को कांग्रेस से, गेट खोल दो यार, एकदम बहुत गर्मी लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। सभी गरम दल के नेता को कांग्रेस से 7 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, तो 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। यही मामला था, ऐसे ही टूट नहीं हुआ। तब जब संविधान कांग्रेस का बनकर तैयार हुआ, संविधान 1908 के अगले वार्षिक अधिवेशन में 1 साल के बाद पारित हुआ, और पारित होने के बाद सभी गरम दल के नेता को बाल लाल पाल घोष सबको निकाल दिया, और निकालने के बाद 7 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया। प्रारंभिक सदस्यता भी उनकी क्या कर दी, समाप्त कर दी। अब बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, क्या ये सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हां बताइए, नहीं क्लियर है तो ना बताइए। चलिए 1907 हो गया, 8 की बात कर लिया हमने। अब अगले अधिवेशन की बात करते हैं। 1909 इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो 1911 है। 1911 में सबसे पहले लेंगे स्थान, नंबर 1 स्थान, तो स्थान होगा साथियों कलकत्ता। सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है, 10 बार, है ना। और दूसरा पूछता है अध्यक्ष, अध्यक्ष हैं बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। अब समझिए कि यह अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है। अब समझना यह है कि यह अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है। अब आप समझिए, इस अधिवेशन में एक प्रश्न जो हर बार एग्जाम में आता है और कई बार आया है, और किसी भी एग्जाम में यूपीएससी बीपीएससी यूपीएससी तक में पूछा गया है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। पहला तथ्य है कि आपने सुना होगा हमारे देश का रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक गान, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। ये जो पूरा गान है, जो कि राष्ट्रगान है, इसको पूरा अच्छे से गाना होगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, वो इस अधिवेशन में पहली बार गाया गया। जानते हैं कब? आपको जान के हैरानी होगी कि ब्रिटेन के राजकुमार आए थे, नाम था जॉर्ज पंचम। उनकी महारानी आई थी रानी क्वीन मैरी, और क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम के सम्मान में जन गण मन गाया गया था। बाद में आज हमारे देश का अडॉप्ट कर लिया गया। तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि इस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर की द्वारा रचित, अरे यार कुछ चलाओ, 10 खा के गिर जाएंगे भाई। इस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जन गण मन पहली बार गाया गया। 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे। चलिए, तो इस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो जन मन गण गीत है, वो गीत पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया था। कई बार एग्जाम के अंदर में पूछता है कि जन गण मन कब गाया गया था।
पहली बार, तो यहीं पर लिख देता हूं 27 दिसंबर, सभी लोगों को कमेंट करिए तो एक बार डेट, ये डेट याद रखना होगा, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण, दूसरी बात यह है कि ये जो गीत है, ये गीत सबसे पहले एक पत्रिका थी जिसका नाम था भारत भाग्य विधाता, उसी भारत भाग्य विधाता में, जैसे अखबार में लेख छपता है, पत्रिका में भी लेख छपता है, देखते हो मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल रहता है बहुत सारा, तो उसमें एक शीर्षक था भारत भाग्य विधाता, पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी मैगजीन के अंदर में, जिसका संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर करते थे। उस देवेंद्रनाथ टैगोर के तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक तले इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था। तो एग्जाम में कई दफे पूछता है कि इसको किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, तो आप लिख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ, और अगर नाम नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और नाम लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य, पूछा हुआ चीज है इसलिए लिखवा रहा हूं यहां पर, पूछा था किस शीर्षक तले छपा था, तो भारत भाग्य विधाता शीर्षक तले जन गण मन प्रकाशित हुआ था। तो पहली बार ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1912 में देवेंद्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के तले इसे क्या किया गया, तो इसे प्रकाशित किया गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये सबको क्लियर है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है जी, 1911 के बाद आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, 1912 काफी महत्वपूर्ण है, स्थान अपना बांकीपुर, और बांकीपुर कहां आता था, तो बांकीपुर पटना में आता है, पहले नहीं आता था। अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर, आर.एन. मुधोलकर। अब तथ्यों की बात कर लेते हैं, आइए। तो सबसे पहला तो यही तथ्य है कि बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन था ये। कई बार एग्जाम में पूछता है कि बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन, तो बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा है, तो यही है। और इसलिए भी हुआ क्योंकि इसी समय बिहार बंगाल से अलग हुआ था, 1911 में घोषणा हुई थी, 12 में अलग हुआ था, तो नया नया अलग किए थे, इसको तोहफा दे दिया, लो भाई तुम्हारे यहाँ अधिवेशन होगा, हम लोग आएंगे घूमने फिरने पटना को। तो बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन। अब सवाल उठा है कि बिहार में कुल कितने अधिवेशन, तो बिहार में कुल 3 अधिवेशन। कौन कौन से भाई, तो सबसे पहले 1912, दूसरा कौन सा, तो 1922, तीसरा कौन सा, तो 1940। 1912 के अंदर में जो अधिवेशन हुआ, जो अधिवेशन 1912 में हुआ, उस अधिवेशन कहां हुआ, तो अभी हमने बताया कि बांकीपुर में हुआ। 1922 कहां हुआ, तो गया में हुआ। 1940 कहां हुआ, तो रामगढ़ में हुआ। हालांकि रामगढ़ अब झारखंड में चला गया, क्योंकि 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को हमारा झारखंड अलग हो गया। हालांकि उससे पहले तक बिहार में हुआ करता था, उस समय जब हुआ था उस समय तो बिहार ही में था, इसीलिए बिहार ही गिनते हैं। तो बहुत बच्चा भी कमेंट बॉक्स में खुद लगेगा तो झारखंड में है ना, उसको कैसे समझाया जाए। बांकीपुर में जो हुआ उसके अध्यक्ष कौन, तो उसके अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर। गया में जो हुआ उसके कौन, तो चित्तरंजन दास। रामगढ़ में जो हुआ उसके कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो बांकीपुर, गया और रामगढ़, ये 3 अधिवेशन थे जो बिहार में आयोजित हुए। अच्छा, एक बात और भी है यहाँ, एक बात और भी है कि ये वही अधिवेशन था जो एग्जाम में बार बार पूछता है। एग्जाम में एक सवाल पूछता है कि 27वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ। अब बहुत बच्चा ना उंगली पे गिनती करता है तो 28 आ जाता है, क्योंकि कांग्रेस तो बना 1885 में, तो ऐसे गिनेगा 85, 86, 87, 88, 89 ऐसे गिनेगा और लास्ट में पहुंचेगा 1912। सर आप गलत बता रहे हैं, ये तो 28वां है। अरे मूर्ख, अभी बताया ना 1907 में अधिवेशन नहीं हुआ था, 1907 में बैठक क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, थोड़ी पहले बताए हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में ये मामला हो गया, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये कौन सा अधिवेशन है, तो 27वां अधिवेशन है। अब क्लियर हो गया ना सबका डाउट। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, और जानते हैं एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछेगा कि 27वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा एक और पॉइंट है जो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप सुनते हैं ना कि फादर ऑफ कांग्रेस, आपसे एग्जाम में पूछता है कि हु इज फादर ऑफ कांग्रेस, या हु इज नोन एज द फादर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का पिता किसको कहते हैं, तो आप कहते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एवो ह्यूम को कहते हैं। तो एवो ह्यूम को जो कांग्रेस का पिता कहते हैं वो यहीं किया गया था, मतलब बिहार की वो पावन धरती थी जहां पर इसी अधिवेशन के दौरान एवो ह्यूम को कांग्रेस का पिता यानी फादर ऑफ कांग्रेस घोषित किया गया था। इसी अधिवेशन में एवो ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसकी जीवनी किसने लिखी थी, कल ही बताया था लास्ट क्लास में, विलियम बेडर बर ने इसकी जीवनी लिखी थी, विलियम बेडर बर ने। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट, कोई डाउट है तो पूछिए। मैं तो पैर ऐसे मोड़ रहा हूं, है ना, पैर में दर्द हो जाता है कभी-कभी। चलिए, तो 1912 का अधिवेशन हो गया, 1912 के बाद 13 में भी अधिवेशन हुआ, 14 में भी हुआ, 15 में भी बॉम्बे में लोग मिले, लेकिन असल खेल हुआ 1916 में। जो परीक्षा का पहला प्यार है, यूं कह लीजिए कि परीक्षा में हर बार एक क्वेश्चन रहबे करता है, हर साल रहता है। बीपीएससी की बात कर लें, दरोगा की बात कर लें, शिक्षक भर्ती की बात कर लें, टीजीटी की बात कर लें, मतलब जो बात कर लें, 1 to 5 की बात कर लें, 6 to 8, 9, मतलब भारत का हर एग्जाम का पहला प्यार है लखनऊ अधिवेशन। यूपीएससी में कई बार सवाल पूछे गए, घुमा घुमा के एक ही बात को घुमा घुमा के अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, तो हम लोग अलग अलग तरीकों से नहीं बात करेंगे, सीधा सीधी बात कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा ये मामला। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 1916 स्थान लखनऊ,
अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार। तथ्य, पहला तथ्य यही है कि एक ऐसा अधिवेशन जिसमें दो बड़े काम हुए। एक आपको याद है ना, कभी सूरत में 1907 ईस्वी के अंदर में नरम दल और गरम दल एक हुए थे, और टूट कैसे हुई थी भी याद है, पीछे से चप्पल चला और क्या मामला हुआ, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो जो 1907 में अलग हुए, एक नरम दल और एक गरम दल, ये जो दोनों अलग हुए वापस से मिल गए। यहां पर कैसे कोई पति और पत्नी में तलाक हो जाता है और 5-6 साल बाद उनके घर के बीच वाले कोई मौसी फूआ फूई या उनका दोस्त उस बात कहते हैं, दोस्त क्या कर रही हो, वापस से तुम्हारे इंतजार में लड़का आज तक बैठा हुआ है, चलो चलो तुम ब्याह कर लो। तो बोलती है अभी तक इंतजार कर रहा है मेरा लाल बाबू, अभी तक इंतजार कर रहा है। हम तो लाल बाबू को इतना अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन लाल बाबू तो आज तक मेरा इंतजार कर रहा है। और तब जाकर जो है प्रियंका देवी है, प्रियंका देवी लाल बाबू के पास चली जाती है। तो कोई तो मिलाने वाला चाहिए ना, अगर आप अलग हो गए हैं तो मिलाने वाला तो चाहिए। तो यहां भी वही हुआ, जो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी, उस कांग्रेस का मेल हो गया, आपस में समझौता हो गया। हालांकि ये समझौता कुछ शर्तों के साथ हुआ, लेकिन ये शर्त मानी गई और तब जाकर इन दोनों के बीच में समझौता हो गया। दूसरा समझौता हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, क्योंकि मुस्लिम लीग हम जब आगे पढ़ाएंगे, आपको डिटेल में जब पढ़ेंगे, हम तो फिर से पढ़ेंगे शुरू से, तो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार टॉपिक आएगा पढ़ने के लिए, वहां हम आपको बताएंगे कि कैसे मुस्लिम लीग का मुंह जो है जल जाता है, और जब मुस्लिम लीग का मुंह जल जाता है तो लगता है कि ना अंग्रेजों से बढ़िया नहीं जो कांग्रेस ये वाला है, और तब जाकर वो कांग्रेस के पास पुनः जाती है। तो इस अधिवेशन में दो बड़े समझौते होंगे। एक समझौता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उसमें भी कोई बीच में लोग होंगे जो उनकी मध्यस्थता कराएंगे, और दूसरा समझौता होगा नरम दल और गरम दल के बीच में, वहां भी कोई होगा जो उनकी मध्यस्थता कराएगा। आइए देखते हैं क्या मामला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नरम दल और गरम दल के बीच। नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। मध्यस्थता कौन किया भाई, मीडिएटिंग कौन किया? तो इस मीडिएटिंग में दो लोगों का नाम आता है। एक नाम आता है तिलक का, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा नाम आता है एनी बेसेंट का। सभी लोग एक बार इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मध्यस्थता किसने किया। दूसरा जो समझौता हुआ वो किसके बीच में हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ये तो मुझे बहुत मजबूरी था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। और ये जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो ये समझौता हो रहा है, इस समझौते की मध्यस्थता कौन कर रहा है भाई? तो इसकी मध्यस्थता कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ चले गए थे, और यहां पर तिलक इधर से जो है कर रहे हैं। हालांकि इस जब ये फैसला हुआ तो बहुत सारे नेता नाराज भी हो गए। क्यों? क्योंकि मुसलमान कौन थे? मुसलमान तो बांटने की राजनीति करने लगे थे। 1909 में मॉर्ले में तो सुधार जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में यहां पर विरोध हुआ है ना, और इस फैसले का विरोध किसने किया, यही एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो इस फैसले का विरोध किया महमना ने, जिसे आप मदन मोहन मालवीय कहते हैं। और किस बिंदु पर विरोध किया था? मुसलमानों की पृथक निर्वाचन वाली बात पर। अभी पृथक निर्वाचन क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। अभी इसको मत समझिए, अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, है ना। तीसरा पॉइंट जो यहां पर, चूंकि हम लोग बिहार को भी देखना है, तो बिहार स्पेशल वाला पोर्शन जहां जहां मिलेगा वहां मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि बिहार के अंदर में पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। बिहार के लिए जो पटना यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि 1917 में विश्वविद्यालय बना है। तो एक साल पहले यानी 1916 में पटना विश्वविद्यालय एक्ट यानी अधिनियम, पटना यूनिवर्सिटी एक्ट, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इसी अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय अधिनियम क्या हुआ? पारित हुआ, और लोगों को कहा गया। और ये पटना विश्वविद्यालय फॉर्म कब हुआ? पटना विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन कब हुआ? 1917 में। कंफ्यूज मत कर जाइएगा, 1917 में इसका उद्घाटन हुआ था। हालांकि एक साल पहले कांग्रेस के अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात यहां पर ले लेते हैं भाई। चौथी बात क्या है? सरोजनी नायडू का आपने नाम सुना होगा। सरोजनी नायडू का नाम सुना होगा, बहुत आगे चलकर गांधी जी की काफी करीबी बनेंगी। एग्जाम में पूछता है कि सरोजनी नायडू पहली बार कांग्रेस में कब शामिल हुई? तो यही 1916 था, पहली बार कांग्रेस में शामिल। पांचवें नंबर की बात कर लेते हैं। पांचवा एक और था कि तिलक ने इसी अधिवेशन में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को पुनः आईएनसी में पुनः शामिल हुए। क्योंकि आपको पता होगा कि तिलक को निकाल दिया गया था, आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो वहां आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गेम्स बता देता हूं आपको। बताया 1907 में इनको निष्कासित किया जाएगा। 8 से लेकर 1914 तक तिलक कहां रहेंगे? तो मांडले जेल में रहेंगे, जेल चले जाएंगे, मांडले जेल में रहेंगे। जेल से जब ये निकलेंगे 1914 में, जेल से कब निकलेंगे? 1914 में तिलक निकलेंगे, मैं डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा। तो 1914 में जब जेल से निकलेंगे तो उसके बाद ये कांग्रेस ज्वाइन करना चाहेंगे। तो दो लोग थे उस समय, दो लोग थे जो इनका घोर विरोध करते थे। एक थे गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरे हुआ करते थे फिरोज शाह मेहता। इन दो लोगों ने तो कसम खा लिया था कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक, गोखले और फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक तिलक जो है बहुत उद्दंड है, तिलक को हम कांग्रेस में शामिल नहीं होने देंगे। और वैसी परिस्थिति में इन दो लोगों के विरोध के कारण नहीं हुए। जब ये दोनों लोग 1915 में मरे, 1915 में क्या हो गए? मर गए। और इनके मरने के बाद तब जाकर तिलक 1916 में तिलक जो है आईएनसी में शामिल हुए। आईएनसी में शामिल हुए, समझ में आई बात? आईएनसी में आगे आएगा कहानी पूरी, अभी थोड़ा सा गेम्स में बता दिया आपको। बस आपको इतना ही समझना है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस में पुनः कब तिलक शामिल हुए, तो आपको आंसर क्या बताना है? आपको आंसर बताना है 1916 में। क्लियर है ये बात सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? यस और नो जरा बताइए, क्लियर है क्या? सर पृथक निर्वाचन यही बता दीजिए ना। अरे भाई कॉपी पेस्ट मत करो इतना यार, बता देते हैं, अलग बात है। आओ बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना कॉपी पेस्ट नहीं। देखो समझो, मान लेते हैं कि ये पटना है। अच्छा अभी चुनाव हुआ है ना, अभी चुनाव हुआ है ना। जैसे आप चुनाव में सुनते हैं ना कि ये सीट महिला के लिए रिजर्व है, ये सीट एससी के लिए रिजर्व है, सुनते हैं ना कि इस सीट पर एससी के लिए रिजर्व है। यस, जैसे अभी जमुई था, जमुई कह रहे हैं, ये सांबरी चौधरी जी थी समस्तीपुर से। मान लेते हैं कि समस्तीपुर है, अब समस्तीपुर एससी का सीट है, मतलब वहां पर जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो कैंडिडेट किस कैटेगरी का होना चाहिए? एससी कैटेगरी का। तो एक के अलावा दो कैंडिडेट भी हो सकता है, लेकिन दोनों एससी होना चाहिए। तीन कैंडिडेट भी हो सकता है, तीनों एससी होना चाहिए। चार कैंडिडेट हो सकता है, चारों एससी होना चाहिए। पांच कैंडिडेट हो सकता है, पांचों एससी होना चाहिए। छह कैंडिडेट हो सकता है, छह एससी होना चाहिए। सात कैंडिडेट हो सकता है, सातों एससी होना चाहिए। जब पर तो आठ कैंडिडेट हो सकता है, आठों एससी होना चाहिए। जब पर 9 कैंडिडेट हो, 9 एससी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कैंडिडेट जो है
जो कैंडिडेट है वो क्या होना चाहिए, एससी कैटेगरी का होना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए कि क्या वोटर, आप में से बहुत सारे लोग समस्तीपुर के होंगे, क्या वोटर सिर्फ एससी कैटेगरी का होगा क्या, केवल एससी होगा क्या? नहीं, वोटर क्या होगा, सभी वर्ग का होगा। यस और नो? जनरल भी जाके वोट करेगा, एससी भी वोट करेगा, एसटी भी करेगा, ओबीसी भी करेगा, हिंदू भी करेगा, मुसलमान भी करेगा, सिख भी करेगा, ईसाई भी करेगा, सब लोग करेंगे। यस और नो? जैसे अभी समस्तीपुर में चुनाव हुआ तो वहां पे क्या सब लोगों ने वोट नहीं किया? क्या सब लोगों ने वोट किया? ये अभी भारत की व्यवस्था है, यहां तक कोई डाउट है क्या? ये भी भारत में चलता है सिस्टम। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पीरियड में ये बिल्कुल उल्टा था। क्या उल्टा था भाई, देखो जरा, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में क्या उल्टा था समझिए। मान लेते हैं कि अंग्रेजों का कहना था कि कैंडिडेट जो है, अंग्रेजों का कहना था कि कैंडिडेट सिर्फ मुसलमान होंगे, सिर्फ क्या होंगे, मुसलमान होंगे। क्यों भाई? क्योंकि कहां का, मान लीजिए कि ये सीट जो है, मान लेते हैं कि ये सीट जो है ये पटना की सीट है, मान लेते हैं कि ये सीट जो है ये पटना है। अब पटना के अंदर में पटना को इन्होंने घोषित कर दिया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, किसने? अंग्रेजों ने, अपनी मर्जी से, उनका मन किया, बोले गए पटना जो है घोषित हो गया, ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन है। मुसलमानों के लिए क्या है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र है। मुसलमानों के लिए क्या है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र है। तो मुसलमानों के लिए जैसे ही ये घोषित हुआ कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, भले इस पटना में हिंदू है 5 लाख वोटर, मुसलमान है 3 लाख वोटर, बुद्धिस्ट है, जैनिज्म है, सब लोग हैं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, वोटर है। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने घोषित किया ये जो पटना सीट है, ये पटना सीट पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित हो गई, तो यहां से कैंडिडेट कौन होगा? सिर्फ मुसलमान होगा। अब मुसलमान में ए नाम का भी कैंडिडेट हो सकता है, मुसलमान में बी कैंडिडेट भी हो सकता है, मुसलमान में सी कैंडिडेट भी हो सकता है, मुसलमान में डी कैंडिडेट भी हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जितना कैंडिडेट हो। लेकिन सबके सब कैंडिडेट क्या होने चाहिए? तो सबके सब कैंडिडेट मुसलमान होना चाहिए। लेकिन ये जो वोटर है ना साहब, ये जो वोटर है, ये वोटर भी कौन होगा? सिर्फ मुसलमान होगा। बस प्रॉब्लम यही था। अंग्रेजों ने कहा कि पृथक निर्वाचन का मतलब कि कैंडिडेट तो मुसलमान होगा ही होगा, और वोट देने का अधिकार भी किसको होगा? तो वोट देने का भी अधिकार मुसलमानों को ही होगा, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर कैंडिडेट मुसलमान है तो वोट अगर हिंदू दे दे, बुद्धिस्ट दे दे, जैनिज्म दे दे, सब दे दे, फर्क क्या पड़ता है सर, जीतेगा तो मुसलमान ही। भाई कॉमन सेंस की बात है। आपके मन में सवाल आएगा कि सर वोट अगर मुसलमान कैंडिडेट खड़ा है तो वोट कोई दे, हिंदू दे, मुसलमान दे, सिख दे, ईसाई दे, क्रिश्चियन दे, जैनिज्म दे, बुद्धिस्ट दे, कोई दे, जीतेगा कौन भाई? जीतेगा सिर्फ मुसलमान। तो इससे अंग्रेजों का प्रॉब्लम क्या था भाई? जानते हैं, अंग्रेज बहुत दूर तक सोचते थे। आप समझिए इस बात को। यहाँ पे 5 कैंडिडेट खड़े हैं, ए नाम का कैंडिडेट, 3 ही एग्जांपल देता हूं, बी नाम का कैंडिडेट, सी नाम का कैंडिडेट। अब ये ए नाम का कैंडिडेट कहता है कि हम जान रहे हैं कि मुसलमान यहाँ 3 लाख है, 3 लाख मुसलमान है, तो ये कहता है कि सुनो हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेंगे, तुम हिंदुओं मुझे वोट दो, तुम बुद्धिस्ट मुझे वोट दो, तुम जैनिस्ट मुझे वोट दो, तुम क्रिश्चियन मुझे वोट दो, हम तुम्हारे लिए खूब सारा काम करेंगे। तो क्या होगा भाई? होगा ये कि 5 लाख किसी को वोट पड़ जाएगा, ये भी 1 लाख किसी को, ये भी 1 लाख, ये लाख, और ये जीत जाएगा। जीतने के बाद क्या करेगा? सिर्फ इनका भला करेगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए इन्होंने क्या व्यवस्था कर दी? इन्होंने व्यवस्था कि नहीं कि वोटर खाली मुसलमान होगा, जिसको लुभाना है सिर्फ इनको लुभाइए। अगर ये मुस्लिम को आप लुभा पाएंगे हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तो यही मुस्लिम वोट यहां भी जाएगा, यही वोट यहां भी, और यही वोट यहां भी, जिससे मुस्लिम मतदाता ज्यादा खुश, वो आदमी जीतेगा। समझ में आई? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र कहने का मतलब यह है कि वोटर भी मुसलमान और कैंडिडेट भी मुसलमान। क्या ये बात सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्लियर है? यस सर, आने लगा। चलिए बहुत बढ़िया।